वेलकम टू जीएस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं नदियों का अपवाह तंत्र तथा प्रतिरूप। अपवाह तंत्र क्या होता है ये हम सामान्य भाषा में समझेंगे। नदियों द्वारा जो जाल बनाया जाता है उसे ही हम अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। और इसी अपवाह तंत्र को अगर हम बहुत अधिक ऊंचाई पर जाकर देखते हैं तो उसका प्रतिरूप पैटर्न रूप हमें कैसा दिखाई देता है, इसे कहते हैं अपवाह प्रतिरूप। अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल के प्रवाह का जाल ही अपवाह तंत्र कहलाता है। सामान्यतः समझ लीजिए ये कोई नदी है और इसमें उसकी अनेक सहायक नदियाँ आकर मिल जाती हैं, तो ये एक तरीके से इसका जाल हो जाएगा, तंत्र हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे अपवाह तंत्र। इसी को अगर हम ऊंचाई से जाकर देखते हैं तो इसका रूप ऊपर से किस प्रकार का दिखाई दे रहा है, ये ज्यामितीय आकार पर हम देखेंगे कि उसका रूप वृक्षाकार का है या जालीनुमा है, किस प्रकार का है, यह हमें ऊपर से ऊंचाई से देखने पर उसका प्रतिरूप या पैटर्न दिखाई देता है। तो इस तरीके से अपवाह तंत्र हो जाता है नदियों द्वारा बनाए जाने वाला जाल, और उसे अधिक ऊंचाई से देखने पर उसका जो रूप हम निर्धारित करते हैं वह होता है प्रतिरूप। अब हम समझते हैं अपवाह तंत्र को। तो अपवाह तंत्र दो प्रकार का होता है, क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती। क्रमवर्ती में प्रादेशिक ढाल के अनुसार नदियां बहती हैं और अक्रमवर्ती में ढाल के विपरीत बहती हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि नदियां ढाल के विपरीत बहें? जिधर ढाल होगा उधर ही जल का प्रवाह होता है, यह हमने सामान्यतः देखा है। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी नदी अपनी ढाल के विपरीत बह रही है? तो इसमें हम बेसिकली समझेंगे ये क्रमवर्ती। यहाँ पर कोई पर्वत है और यहाँ से किसी नदी का उद्गम होता है, तो इसका ढाल इधर है। अगर ये इस तरीके से बह रही है तो वह हो जाएगी क्रमवर्ती अपवाह तंत्र के अनुसार। अगर यही नदी अपने ढाल के विपरीत, ढाल इसका इधर है और यह इधर बह जाती है, तो यह हो जाएगी अक्रमवर्ती। लेकिन ऐसा होगा कब कि वह अपने ढाल के विपरीत बह जाए? तो हमने सामान्यतः देखा है कि कभी भी नदी जब पर्वत बनने से पूर्व से बह रही है तो वह अपना रास्ता पर्वतों में स्वयं बना लेती है। जैसे मान लीजिए ये इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है, इन दोनों का आपस में टकराव होता है, तो यहाँ पर निर्माण होता है हिमालय का। और यहाँ पर यूरेशियन प्लेट पर कुछ नदियाँ पहले से बह रही हैं। तो जब ये इंडियन प्लेट धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही होगी तो यह प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इस प्रक्रिया को होने में। इंडियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट जब आपस में टकराएंगी तो जो भारी प्लेट होगी वो नीचे चली जाएगी, जो हल्की प्लेट होगी वो धीरे धीरे ऊपर उठना चालू कर देगी। तो जब ये धीरे धीरे उठ रही होगी तो नदियाँ जो बह रही हैं वह ऊंचाई से उतरती हैं, तो उनका वेग इतना तेज होता है कि रास्ते में आने वाली चीज़ों को वह बहाकर ले जाती हैं। तो यह जो हिमालय पर्वत होगा वह धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। मान लीजिए इसका विकास इतना हो पाया, कुछ सेंटीमीटर प्रतिवर्ष में यह अपनी ऊंचाई बढ़ाता रहा और इधर से आने वाली नदी ने इसका कटाव कर दिया। यहाँ पर इसने अपना रास्ता स्वयं बना लिया। अब क्या होगा? पर्वत तो उसी प्रकार अपनी ऊंचाई बढ़ाता जाएगा, पर नदी अपर्दन के कारण यह अपना रास्ते में आने वाली हर चीज़ को, कंकड़ पत्थर को बहाकर ले जाएगी और
इस स्थान पर यह भी कह सकते हैं कि वह पर्वत का निर्माण नहीं होने देगी, क्योंकि उसका बहाव इतनी तेज है कि रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को वह अपने साथ बहा कर ले जाएगी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वह निरंतर अपरदन का कार्य कर रही है और ये इस क्षेत्र को काट छाट कर रही है। तो जो पास का क्षेत्र होगा उसका विकास होता रहेगा, यानी यहाँ हिमालय का निर्माण होता रहेगा और नदी अपना कार्य अपरदन के रूप में करती रहेगी। तो इस तरीके से यह ऊंचाई वाले भाग को पार करके इस तरफ कैसे निकलती है, यह पूर्ववर्ती नदी है, पहले से बह रही थी और इसने हिमालय का विकास यहाँ होने ही नहीं दिया इतने स्थान पर। तो अक्रमवर्ती नदियाँ वे होती हैं जो अपने ढाल के विपरीत बहती हैं। ढाल के विपरीत बहने का कारण यही होता है कि वह या तो पहले से बह रही हैं तो उन्होंने अपना रास्ता स्वयं बना लिया है, या फिर किसी भी पर्वत में अगर यहाँ पर भ्रंश पड़ जाए, इतना क्षेत्र ये टूट जाए, तो यहाँ से इधर ढाल होने पर भी नदियाँ भ्रंश घाटी में बहने लगें, क्योंकि भ्रंश घाटी होती है सामान्य ऊंचाई से गहरा स्थान। इसमें अगर बहने लगेगी कोई नदी तो यह भी अक्रमवर्ती हो जाएगा। ढाल इधर है और यह गहराई में भ्रंश घाटी में बहने लगी, जैसे कि नर्मदा और ताप्ती, ये भी अक्रमवर्ती नदियां हैं। और सिंधु नदी भी अक्रमवर्ती नदी का उदाहरण है, क्योंकि वह चीन और तिब्बत वाले क्षेत्र से आती है और विशाल हिमालय को पार करके भारत तथा पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो कैसे करती है? जब हिमालय का निर्माण हो रहा था उसी टाइम वह अपरदन करती रही और धीरे धीरे अपना स्थान बनाती रही। हिमालय का निरंतर विकास होता रहा और अपरदन के फलस्वरूप उसने अपना रास्ता स्वयं बना लिया। तो ढाल के विपरीत यह बहती है। क्रमवर्ती नदियाँ, इनके उदाहरण क्या हैं? जैसे कि गंगा नदी, यह उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री से निकलती है और जिधर ढाल होता है उधर ही ये बही चली जाती हैं और ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में ढाल के अनुसार गिराती हैं। तो क्रमवर्ती नदियाँ भी 4 प्रकार की होती हैं। पहला अनुवर्ती, दूसरा परवर्ती, तीसरा प्रति अनुवर्ती और चौथा नवानुवर्ती। अब ये अलग अलग प्रकार की है। इनका अर्थ क्या होता है? अनुवर्ती वे नदियाँ होती हैं जो ढाल के अनुसार बह रही हैं, जैसे कि गंगा नदी। गंगा नदी अनुवर्ती ढाल का उदाहरण है। अब परवर्ती नदियाँ क्या होती हैं? मुख्य नदी में अगर कोई नदियाँ आकर मिल जाती हैं वो होती हैं परवर्ती नदियाँ। परवर्ती नदियाँ कौन सी होती हैं? जो मुख्य नदी में आकर मिल जाती हैं। ढाल के अनुसार बह रही थी अनुवर्ती नदी और अगर उसमें आकर कोई नदी मिल जाती है तो वह कहलाती है परवर्ती नदी। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मुख्य नदी की सहायक नदियाँ, यही परवर्ती नदियाँ कहलाती हैं। अब प्रति अनुवर्ती नदियाँ क्या होती हैं? ये होती है कि मुख्य नदी की जो सहायक नदी है उसकी भी सहायक नदी होती है, यानी कि ये जो नदी है वह मुख्य नदी में ना मिलकर उसकी सहायक नदी में मिलेगी, तो वह प्रति अनुवर्ती नदियाँ कहलाती हैं। नवानुवर्ती नदियाँ क्या होती हैं? ये एक प्रकार की अनुवर्ती नदियाँ ही होती हैं, पर इनका जन्म अभी अभी हुआ होता है, नवीन होता है एकदम। जिस तरफ से अनुवर्ती नदी बह रही है उसी दिशा में नवानुवर्ती नई नदी का जन्म होकर वह उसी दिशा में बहने लगती है, वह कहलाती है नवानुवर्ती नदी। अब हम इनको एक साथ समझेंगे। क्रमवर्ती नदियाँ वह होती हैं जो ढाल के अनुसार बह रही हैं। अब ढाल के अनुसार जो बह रही हैं उन्हीं को हम अनुवर्ती भी कहते हैं। परवर्ती कौन होंगी? जो उनमें आकर सहायक नदियाँ मिल जाती हैं, वह कहलाती हैं परवर्ती। प्रति अनुवर्ती, ये सहायक की भी सहायक नदी में मिलेगी, यानी मुख्य नदी ये है अनुवर्ती, इसकी सहायक नदी है प्रतिवर्ती और प्रति अनुवर्ती प्रतिवर्ती में आकर मिलेगी, यानी मुख्य में नहीं मिलेगी। ये किस में मिलेगी? मुख्य नदी की सहायक नदी में।
और नवानुवर्ती ये होती है बिल्कुल अनुवर्ती के समान ही, बस ये इसका नया जन्म होता है, या यह कह सकते हैं कोई नई नदी का उद्गम होना और अनुवर्ती की दिशा में ही बहने लगना। अब हम देखते हैं अक्रमवर्ती नदियाँ जो ढाल के विपरीत बहती हैं, जैसे कि सिंधु नदी का हमने उदाहरण दिया, जैसे कि नर्मदा और ताप्ती, यह भी भ्रंश घाटी में बहती हैं। ये ढाल के अनुसार ना होकर ढाल के विपरीत बहती है। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं? पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय के उत्थान होने से पहले से बह रही हैं। सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये हिमालय से उत्पन्न होने से पूर्व से ही बह रही हैं। तो जैसे जैसे हिमालय का उत्थान होता गया और यह उतने स्थान को काटती गई और अपना स्थान स्वयं बनाती गई और आगे बढ़ती गई, तो धीरे धीरे हिमालय का उत्थान तो हो गया और नदियाँ ये अपने स्थान पर जहाँ बह रही थी वहीं अब भी बह रही हैं। इन्होंने अपना स्थान स्वयं बनाया है। यह तिब्बत से चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और इतने महान पर्वत को लांघकर यह भारत में आती है। ऐसा नहीं है, ऐसा है कि ये अपना रास्ता स्वयं काट चुकी हैं। ये बहुत पहले समय से ही यहाँ बह रही थी, इसलिए ये अपना रास्ता खुद हिमालय के बीच में बना चुकी हैं। यह हिमालय को पार करके नहीं आती हैं, यह हिमालय के बीच में अपना रास्ता स्वयं बना चुकी हैं। अब हम देखते हैं अध्यारोपित नदियाँ। अध्यारोपित नदियाँ क्या होती हैं कि एक नदी दूसरी नदी के जल को अपनी ओर खींच लेती है, यानी कि किडनैप कर लेती है। अब ये क्या होता है? नदी अपहरण, जिसे हम नदी अपहरण भी कह सकते हैं। मान लीजिए यहाँ एक पर्वत है और यहाँ से नदी का उद्गम होता है, तो यह इस तरफ बह रही है, और एक इस तरफ उद्गम होता है नदी का, वो इस तरफ बह रही है। तो नदियाँ अपरदन करती हैं केवल मैदानी क्षेत्रों या पहाड़ी क्षेत्रों में ही नहीं, जहाँ पर ये बहती हैं जहाँ पर, वहाँ भी ये अपरदन का कार्य करती हैं। तो इस नदी ने अपरदन का कार्य यहाँ पर किया और इस नदी ने भी अपरदन का कार्य किया, तो एक समय पर ये नदियाँ आपस में मिल जाएंगी। अब जब ये आपस में मिल जाएंगी तो जिसका ढलान तीव्र होगा, तेज होगा, उधर ही ये पानी बहने लगेगा। मान लीजिए इधर का ढलान तीव्र है, तेज है, तो एक समय पर ये पानी जो इधर बह रहा था यहाँ बहना बंद हो जाएगा और तीव्र ढलान की ओर बहने लगेगा, तो ये नदी यहाँ से समाप्त हो जाएगी। ये पानी इस नदी ने अपनी ओर खींच लिया ढलान के कारण। तो अध्यारोपित नदियाँ एक तरीके से होती हैं नदी अपहरण, यानी इस नदी ने इस नदी का अपहरण कर लिया, यानी कि अपनी ओर खींच लिया, वो अपरदन और ढलान के कारण। अब हम समझेंगे प्रतिरूप, यानी पैटर्न क्या होता है। अब इन नदियों द्वारा बनाए जाने वाला जाल अगर हम बहुत अधिक ऊंचाई से देखते हैं तो इनकी शेप, आकृति हमें ऊपर से कैसी दिखाई देती है। तो भारत में किस किस प्रकार के प्रतिरूप पाए गए हैं, हम केवल उन पर बात करेंगे। जालीनुमा प्रतिरूप, ये जालनुमा बन जाता है। यह मुख्य नदी है, इनमें आकर अन्य सहायक नदियाँ मिल जाती हैं, ये एक जालनुमा आकृति का निर्माण करती हैं। पादपाकार यानी कि वृक्षाकार, ये एक वृक्ष के समान शाखाएं इसकी फैली हुई होती हैं। ऊपर से जब हम ऊंचाई से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वृक्ष के आकार की प्रतिरूप या पैटर्न बन रहा हो। ये मुख्यतः गंगा और सिंधु नदी का पैटर्न इसी प्रकार का होता है, पादपाकार। आयताकार, यह बिहार में जो कोसी नदी बहती है वह बहुत जल्दी जल्दी अपना रास्ता बदलती है और अत्यधिक बाढ़ लाती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। यह आयताकार स्वरूप बनाती है। अब हम देखते हैं आर्य या अपकेंद्रीय, ये किस प्रकार का होता है। जैसे कि हमने देखा है मैकाल से 4 नदियाँ निकलती हैं। सोन नदी जो कि ऊपर की तरफ जाती है, गंगा में मिलती है। नर्मदा नदी यह भ्रंश घाटी में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। महानदी यह
बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है और इंद्रावती नदी यह नीचे जाकर दक्षिण की तरफ बहती है। तो ये एक तरीके से अपकेंद्री यानी एक केंद्र से दूर की तरफ जा रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही केंद्र से यह दूर की तरफ यानी कि चारों दिशाओं की तरफ जा रही है। इसे हम अपकेंद्रीय आर्य पैटर्न कहते हैं। अपकेंद्रीय में केंद्र से बाहर की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई देता है। भारत में एक और प्रकार की आकृति है समांतर आकृति। ये इस प्रकार से प्रतीत होती है कि एक नदी बिल्कुल दूसरी नदी के समांतर में बह रही है। एक नदी मान लीजिए इस तरीके से बह रही है और इसी के समांतर में दूसरी नदी बह रही है, इसी के समांतर में तीसरी नदी बह रही है। इसी प्रकार कई नदियाँ बह रही हैं, ये एक दूसरे के समांतर हैं। इसे समांतर प्रतिरूप या पैटर्न कहते हैं। ये मुख्यतः दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट में अधिक देखने को मिलता है, जहाँ मांडवी नदी, ज्वारी नदी और पेरियार नदी एक दूसरे के समांतर बह रही हैं, तो ऊंचाई से देखने पर इनका पैटर्न समांतर नज़र आता है। तो आज हमने देखा नदियों का अपवाह तंत्र यानी उनका जाल और प्रतिरूप यानी ऊंचाई से देखने पर वह किस प्रकार की, किस पैटर्न की दिखाई देती हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारी मेहनत और कार्य पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर ऑल।